चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, कैलेक्स, पॉलन ग्रेन, एंटीपोडल सेल एंड रूट सेल ऑफ द मेज प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा है किसी अननोन स्टूडेंट ने, नाम उसने अपना बताया नहीं है तो अननोन लिखना पड़ा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही है। यहाँ पर बात हो रही है मेज की, मेज के अलावा यहाँ कोई भी प्लांट होता, मटर ले लो, यहाँ पर आप राइस ले लो, वीट ले लो, कोई भी प्लांट आप ले लो, यहाँ पर सबका तरीका वही रहेगा। बस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इन सब तरीकों को सॉल्व करने के लिए, और वो है क्रोमोसोम नंबर। आपको क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए सभी क्रॉप का। अगर आपको क्रोमोसोम नंबर नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 20। ये तो मेज की बात हो गई। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n = कितने होते हैं, 24। मटर की अगर मैं बात करूं पी, मटर के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 14। गेहूं की बात की जाए, वीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 42। तो ये आपको पते होने चाहिए। ये अगर आपको मालूम है तो आप ये सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअली रटना नहीं है कि मेज के एंडोस्पर्म में इतना, कैलेक्स में इतना, पॉलन ग्रेन में इतना। आपको बस इतना याद रखना है कि भाई मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर, ये किसका है, मेज का, कि मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 20। कितना, 2n = 20। अब ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसे आप XYZ कोई भी प्लांट मान सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि ये मेज का ही प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो। अपन ऑल इन वन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है बहुत सिंपल, कोई भी प्लांट हो, एनी प्लांट, इसमें 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। कितने पार्ट का बना होता है, ये जो प्लांट आप देख रहे हो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक होते हैं परमानेंट, एक होता है परमानेंट पार्ट, और एक होता है टेम्परेरी पार्ट। कोई भी हो, ये 2 ही चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। ये इसके परमानेंट पार्ट होते हैं। ये रही इसकी रूट, ये है इसकी स्टेम, और ये है इसकी लीव्स। ये तीनों क्या है, इसके परमानेंट पार्ट हैं। जब तक ये प्लांट रहेगा तब तक ये तीनों चीज़ें रहेंगी। जब तक ये प्लांट जीवित रहेगा, इसके अंदर कह सकते हैं अपन लाइफ रहेगी, तब तक ये 3 चीज़ें इसके पास रहेंगी। ये परमानेंट पार्ट है। एक होता है इसके अंदर टेम्परेरी पार्ट, और वो है फ्लावर। ये फ्लावर हमेशा से नहीं रहता, ये फ्लावर एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही डेवलप होता है। जैसे कि ये रहा फ्लावर, ये फ्लावर जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही डेवलप होता है, और उस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज। और इसका काम क्या होता है, फ्लावर का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। ये रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन की वजह से इसके अंदर नए सीड बनेंगे। तो सीड बनाने का काम किसका होता है, फ्लावर का होता है। ये कि टेम्परेरी पार्ट है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आता है, सीड बना के चला जाता है, लेकिन ये 3 चीज़ें हमेशा रहती हैं। ठीक, इतना आप समझ लिए। अब 2 प्रकार के तो सेल होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल। देखो कोई भी प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मेज की बात नहीं कर रहा। कोई भी प्लांट हो उसके अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल, एक होते हैं सोमैटिक सेल, और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। एक होते हैं सोमैटिक सेल और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ये सोमैटिक सेल है, इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, वो सब सोमैटिक सेल की बनी है। जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सब किसके बने हैं, सोमैटिक सेल के बने हैं। यानी कि जो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, और वो जो कुछ भी इसके बाहर का जो ढांचा है वो सब कुछ किसका बना है, सोमैटिक सेल का बना है। और सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, डिप्लॉयड। हमेशा जो 2n रहता है वही सोमैटिक सेल होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लावर। यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स किस में होंगे, फ्लावर के अंदर होंगे। अब यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूजन है। ये जो फ्लावर है पूरा की पूरा रिप्रोडक्टिव सेल का नहीं बना। इसको भी अगर अपन फ्लावर को डिटेल में देखें, यहाँ पर देखो ये फ्लावर का डायग्राम है। ये पूरा फ्लावर जो है ये पूरा की पूरा रिप्रोडक्टिव सेल का नहीं बना। इसके अंदर 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, ये जो आपका कलरफुल जो रहता है, जो कलरफुल लीव्स होती है फ्लावर के अंदर, उसको बोलते हैं कोरोला। ठीक, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एंड्रोशियम।
और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं गाइनोशियम। ये जो एंड्रोशियम है ना, यही है मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोशियम ही क्या होता है इसका? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो गाइनोशियम है ये है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, मेन ये दो चीज़ें एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन्हीं के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। कैलेक्स और कोरोला ये दोनों सोमेटिक सेल के ही बनते हैं, ध्यान रखना। ये काहे के बनते हैं? सोमेटिक सेल के, यानी कि इनके अंदर भी क्रोमोसोम कितना होगा? 2n ही रहेगा। यानी कि देखो, अब जो सोमेटिक सेल होते हैं दो प्रकार के डिवीजन भी होते हैं, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियोसिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन जो है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, इनके अंदर जब डिवीजन होगा तो इनके क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे, 2n ही रहेंगे। एक मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ये जो दोनों हैं आपके, ये दोनों क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ये किसके बने होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स के, यानी कि इनके अंदर होता है मियोसिस। अब यहाँ पर एंड्रोशियम में आप देखोगे इसका जो मेन पार्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं क्या? एंथर। मेन पार्ट क्या है इसका? एंथर है। वहीं गाइनोशियम फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मेन पार्ट है वो ये ओवेरी है। वो क्या है? ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये पाया जाता है ओव्यूल। ठीक, ये जो अपना ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं अपन स्टाइल, और इस सरफेस को कहते हैं क्या? स्टिग्मा। इसके अंदर तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो केवल यहाँ पाए जाते हैं, ओवेरी के अंदर ही। अब इस ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अंदर पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनके अंदर होता है मियोसिस। और मियोसिस होने पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा? एग बनेगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बेसिकली क्या बनता है? एग बनता है। तो मियोसिस से क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हमेशा आधे हो जाते हैं, उसमें रहेगा हमेशा n। ऐसे यहाँ पर हम बात करें एंथर, एंथर के अंदर भी क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा? मियोसिस होगा। और यहाँ पर मियोसिस से क्या बनेंगे? आपके मेल गैमीट, पॉलन। ये कैसा रहेगा? ये भी n रहेगा, क्योंकि मियोसिस से क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अब ये जो बना है आपका ओव्यूल जो बना है, इस ओव्यूल को देख लीजिए, क्योंकि इस ओव्यूल से क्वेश्चन बनते हैं। ओव्यूल को आप देखें यहाँ पर बड़ा अच्छे से समझें। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ओव्यूल का। होता क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना ओवेरी, इस ओवेरी के अंदर होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। ये कैसे होते हैं? आपके डिप्लॉयड ही होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स यही हैं। इनके अंदर होती है मियोसिस। इनके अंदर क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस होने पर क्या होगा? ये 1 के 4 सेल बना देंगे। 1 के 4 सेल यहाँ पर बन जाएंगे, सॉरी 5 बन गए। यहाँ पर बनेंगे 1 से 4, 1 2 3 4। ये कैसे होंगे? सबकी सब हैप्लॉइड होंगे, ये सभी सब हैप्लॉइड होंगे। इनमें से 3 जो हैं वो तो हो जाएंगे डीजेनरेट, बेकार हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। केवल एक अकेला रह जाएगा, कैसा? फंक्शनल। केवल एक रह जाएगा फंक्शनल। ये तो ये कैसा है? आपका हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो ये जो बना है ना आपका हैप्लॉइड, इसको बोलते हैं अपन मेगा स्पोर। इसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। इसके अंदर क्या है? आपका क्रोमोसोम नंबर ठीक आधे हैं, n है। अब इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोटिक। तो ये 1 से 2 हो जाएंगे। फिर इसके अंदर एक और माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो ये 2 से 4 हो जाएंगे। फिर इसके अंदर एक और माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो ये 4 के 8 हो जाएंगे। ठीक, ये जो आपने देखा है ना, यही है आपका का ओव्यूल। ये आपका मैंने जो बनाया है ये पूरा। अभी इसको बड़े में देख लो, ये जो 8 सेल है इनका अरेंजमेंट कैसे होना है? 3 सेल तो चले जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। 3 सेल इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके अरेंज हो जाते हैं। 2 सेल रहते हैं आपके सेंटर में, ये 2 सेल रहते हैं सेंटर में। सबकी सब कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, N N N। ये सबकी सब कैसे हैं? आपके हैप्लॉइड। ठीक, इनमें से कहीं ना कहीं एक होता है एग। अब वो एग मान लो अपन, ये नीचे वाला मान लो, ये क्या है? अपना एग है। ये क्या है? एग। जहां कहीं भी एग होगा उसके सराउंडिंग वाले ये दोनों क्या होंगे? आपके सिनर्जिड। इनका काम क्या होता है? एग को न्यूट्रिएंट देना। ये क्या है? आपका सिनर्जिड है। तो सिनर्जिड कितने होते हैं आपके? ये है सिनर्जिड।
ठीक है, 2 सिनर्जिड हो गए, उनके बीच में एक एग हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाले ठीक जो अपोजिट के जो ऊपर वाले होंगे ये 3, इन तीनों को कहेंगे हम एंटीपोडल सेल। इन तीनों को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये भी कैसे हैं? आपके हैप्लॉइड ही हैं। यहाँ पर ये सिनर्जिड हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड और ये सिनर्जिड भी हैप्लॉइड। अब 2 बचते हैं बीच में, ये जो दोनों होते हैं इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये N और N है, ये जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये 2N हो जाएंगे। तो ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने पर ये N और N क्या हो जाएगा? 2N हो जाएगा। जब ये 2N हो जाएंगे तो इसे कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखो क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये रहा पोलन ग्रेन, इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। ये भी कैसा है? आपका हैप्लॉइड है। अब ये पोलन ग्रेन आएगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा? इस स्टिग्मा की सरफेस पर जाएगा। यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, वो पोलन ट्यूब इसको ओव्यूल तक ले जाएगी। ठीक है, इसी दौरान इसके अंदर भी क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन अपन ने देखा था, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है वो देखो। ये रहा पोलन ग्रेन, कैसा है? हैप्लॉइड है। इस पोलन ग्रेन के अंदर भी माइटोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस हो चुका है। अब माइटोटिक डिवीज़न होगा उसके न्यूक्लियस में। तो ये एक से कितने बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसमें से एक को कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या इसको ट्यूब न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो पोलन ट्यूब बनाते हैं। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा तो वो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई वो ट्यूब बना देगा, जिस ट्यूब के माध्यम से दूसरा न्यूक्लियस जो है वो एग तक पहुँचेगा। दूसरा वाला कौन सा? ये, इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब जब ये पोलन ट्यूब बना देगा तो पोलन ट्यूब में जब ये जाएंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस उस पोलन ट्यूब के माध्यम से इसके अंदर जाएगा, तो बीच में ही इसके अंदर एक और माइटोटिक डिवीज़न हो जाएगा। तो एक और जब माइटोटिक डिवीज़न इसके अंदर होगा तो ये जो जनरेटिव है इससे फिर 2 हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? मेल गैमीट। इन दोनों को क्या कहेंगे? मेल गैमीट। यानी कि मेल गैमीट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। वो 2 मेल गैमीट इसके अंदर आ जाएंगे। ले आओ भाई, जैसे कि मान लो ये रहे वो 2 मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट इसके अंदर आ गए ओव्यूल के अंदर। अब इसमें से एक मेल गैमीट तो फ्यूज़ करेगा एग के साथ, कर दो, ये एग प्लस मेल गैमीट, ये फ्यूज़ हो गए। एग में कितना रहता है? N। मेल गैमीट में भी कितना है? ये कैसे हैं आपके? NN वाले हैं। ये भी कैसा है? N। ये दोनों फ्यूज़ होंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट। तो जाइगोट में बताइए क्या होगा? 2N। जाइगोट से बाद में डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में क्या होगा? 2N। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बन जाएगा, यानी कि सीड के अंदर क्या होगा? 2N, और सीड से बन जाएगा एक नया प्लांट, यानी कि नए प्लांट में भी क्या होगा? वापस से 2N। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ होगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। फ्यूज़ कर दो, ये रहा सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ फ्यूज़ होगा क्या? ये दूसरा वाला मेल गैमीट। अब देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितना होता है? 2N, और मेल गैमीट में कितना है? केवल N। तो यहाँ पर जो भी फ्यूज़ होके बनेगा वो 2N और N कितना हो जाएगा? 3N हो जाएगा। यहाँ पर जो बनता है ना उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। यानी कि एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N। यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सबकी प्लॉइडी देख ली अपन ने। अब क्वेश्चन करने में बचा क्या है? कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर पूछा गया है प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N होता है। पूछा है अपन से क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N। ये किसी भी प्लांट की बात हो रही है, सिर्फ मेज की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी प्लांट की बात कर रहा हूँ। 3N। इसकी प्लॉइडी क्या होगी? मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पर N की वैल्यू निकाल लो। मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2N = 20, तो N = 20/2, यानी कि N = हो गया 10। बस ये वैल्यू पुट करते जाओ। तो इसके अंदर कितना है? एंडोस्पर्म में 3N, यानी कि जो हो जाएगा 3 × 10 = 30, यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर प्लॉइडी क्रोमोसोम कितने होंगे? 30। मिल गया आंसर। और देखो पूछा है अपन से कैलेक्स। कैलेक्स पे जाओ, ये रहा कैलेक्स। कैसा होता है? सोमेटिक सेल। 2N, तो कैलेक्स का लिख दो। कैलेक्स कैसा होता है? 2N, यानी कि 2 × 10 = 20।
सेम की सेम रहेगा वही चीज़। और क्या पूछा है अपन से, पॉलन ग्रेन और एंटीपोडल सेल और रूट सेल। ये देखो रूट सेल काय के होते हैं, सोमेटिक सेल 2n रहेगा इसके अंदर, ठीक है। पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन में क्या होता है, n होता है। और क्या था, एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल ये भी कैसे होते हैं, n होते हैं। कर दो भाई, पॉलन ग्रेन में क्या है, n है, तो n की वैल्यू क्या है, 10, यानी पॉलन ग्रेन में 10 होगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल में क्या होता है, n होता है, यानी n इक्वल्स टू कितना है, ये भी 10 की 10 ही होगा, ठीक है। रूट सेल में क्या होता है, डिप्लॉयड 2n होता है, यानी कि 2 × 10 इक्वल्स टू ये 20 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर का आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो ये थी, आप अगर कुछ और पूछना चाहो, अगर मान लो वो आपसे सिनर्जिड का पूछ ले तो फिर n इक्वल्स टू 10 बता दो, एग का पूछ ले तो 10 बता दो, सेकेंडरी न्यूक्लियस का पूछ ले तो 2n बता दो। यहाँ से कुछ भी, यहाँ से उसने अभी कैलेक्स का पूछा, हो सकता है वो कोरोला का पूछ ले तो भी 2n होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको पता क्या होना चाहिए, ये मेन क्रोमोसोम नंबर। जब तक आपको ये नहीं पता होंगे आप उसके आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। यहाँ से ये जो एंडोस्पर्म है इसके ऊपर तो कई बार क्वेश्चन आया है।